प्रॉपर्टी के प्लॉट्स कट चुके हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चांद पर प्रॉपर्टी के प्लॉट्स खरीद के रखे हुए हैं। जी। तो अब तो जो है मंगल पर जीवन की खोज हो रही है, मंगल पर पानी की खोज हो रही है। तो अगर मैं चांद पे नहीं कर पाया तो मंगल ग्रह पे प्रॉपर्टी डीलिंग कर लूँगा, यही मेरी एक बात। तो हमने सोचा बिग बॉस से रिश्ता बना के तो देख ले। एक बार उनका फ़ोन आया तो मैंने बोला मिल के देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं। और मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए और मैंने बिग बॉस से बहुत कुछ सीखा भी है। आपको आप ये सोच रहे होंगे वहाँ से कोई क्या सीख सकता है, तो मैं उस सवाल का ही जवाब दे दूँ। जब कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है ना, वहाँ पे खाने की बड़ी कम होती थी। जब जो चीज़ आपके पास नहीं होती है तो आप उसका महत्व तो बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सनातन का वो गौरव काल अब वापस लौट कर आ रहा है और हम लोग उसको पुष्पित भी कर रहे हैं, पल्लवित भी कर रहे हैं और नए नए संदर्भों में, नए नए आयामों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको रक्षा सूत्र मानता हूँ। मेरे बड़े बड़े चुनौतियों का मैंने लाइफ के अंदर सामना किया है और इस रक्षा सूत्र ने मुझे हमेशा बचाया है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से आपका कितना जुड़ाव है, क्या रिश्ता है? मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मैं लेट सोशल मीडिया शुरू किया, लेकिन ठीक है, अच्छी सिचुएशन पे हूँ। ट्विटर पे तो मैं ए लिस्टर्स में से हूँ। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों के बारे में कहूँगा, ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से चलती है। यानी ककड़ी चाकू पे गिरेगी तो ककड़ी ही कटेगी, और चाकू पे ककड़ी गिरी तो भी ककड़ी ही कटेगी, चाकू नहीं कटने वाला। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता और लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए हमारा खास कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात। और दोस्तों, आज एक ऐसी हस्ती हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिन्हें किसी भी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका टैगलाइन, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। तो सुन भी रहा है उज्जैन और बढ़ भी रहा है उज्जैन। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और आपके कार्यक्रम में मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ मैं, है ना? बिल्कुल, दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ। तो आपसे बातचीत करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़नी होते हैं आपके सवाल, और मैं भी बहुत फ़नी जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि उज्जैन से आपका एक पुराना जुड़ा हुआ रिश्ता ही है, तो सबसे पहले हम यही साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का आपका उज्जैन से रिश्ता है, कैसे बार बार बाबा महाकाल आपको यहाँ खींचे चले ले आते हैं? बाबा महाकाल की कृपा है। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है उसमें मैं बाबा महाकाल का बहुत बड़ा श्रेय मानता हूँ। मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। उनके चरणों में एक बार हाजिरी लगा दूं, वो जब आदेश करते हैं मैं तुरंत दौड़ा चला आता हूं, 1 सेकंड भी इंतज़ार नहीं करता। और कुछ ना कुछ संयोग ऐसे बनते रहते हैं कि जो है उज्जैन आना होता है। और जब आता हूं तो आपसे ज़रूर मिलता हूं, ज्ञानपीठ ज़रूर आता हूं, अच्छा लगता है। लेकिन बस यही चाहता हूं कि देश और दुनिया पे बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के भक्ति में ही मेरा जीवन अब समर्पित है और मैं बहुत मानता हूँ। और ये देख रहे हैं ना मेरे हाथ में कलेवा, इसको लेके बड़े सारे खबरें भी बनी हैं कि मैं कलेवा पहन के एंकरिंग क्यों करता हूँ, लेकिन मैं इसको रक्षा सूत्र मानता हूँ। मेरे बड़े बड़े चुनौतियों का मैंने लाइफ के अंदर सामना किया है और इस रक्षा सूत्र ने मुझे हमेशा बचाया है। तो मैं ये रक्षा सूत्र हमेशा अपने हाथ के अंदर बांधा रहता हूँ। और जब भी मुझको लगता है थोड़ा पुराना हो रहा है या थोड़ा इसको फिर से नए करने की ज़रूरत है, तो मैं तुरंत दरबार में हाजिरी लगा देता हूँ। बिल्कुल। और उज्जैन से और दस्तक परिवार से इसी तरह आप हमेशा से जुड़े रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है हम लोगों का। तो जैसा कि हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आजकल भारत में जो रिलीजियस टूरिज़्म है इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है। उज्जैन में भी महाकाल लोक के बनने के बाद संख्या में जो पर्यटकों की संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है और इसने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को, उज्जैन की अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा दिया है, एक बदलाव ला दिया है।
इस बारे में हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या अनुभव है, आपकी क्या राय है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद से लोगों की धार्मिक प्रवृत्तियाँ काफ़ी हद तक बदली हैं। हमने एक प्रधानमंत्री को देखा जिसको इस बात पे किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है कि वो मंदिर के अंदर जाए, मंदिर के अंदर प्रे करे। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अभी तक ऐसा था कि हमको ऐसा लगता था कि एक धर्म के साथ हम खड़े दिखाई दिए और कुछ लोग एक मजहब के साथ खड़े दिखाई देने की कोशिश करते थे, तो उनको लगता था हम तो सेक्युलर है, धर्म से हमारा क्या लेना देना। लेकिन असलियत यही है कि जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है। और आप हमारी पूरी हिंदू की माइथोलॉजी पढ़ लीजिए, हमारा पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, उसके अंदर जीवन के तमाम तत्व समेटे हुए हैं। आपको याद होगा जब ओपनहाइमर ने न्यूक्लियर बम बनाया था तो आपको पता है उसने क्या किताब पढ़ी थी? उसने पढ़ी थी श्रीमद् भगवद गीता जी। उन्होंने इस किताब को पढ़ के, जो दुनिया का सबसे बड़ा मास डिस्ट्रक्शन का वेपन था, जिसके बाद उन्होंने जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे जो हमला हुआ था, वो बम ओपनहाइमर ने बनाया था। तो भारत के दर्शन ने, भारत की संस्कृति ने, भारत के धार्मिक स्वरूप ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया है। हमारे अध्यात्म ने, हमारे योग ने, हमारी चिकित्सा पद्धति ने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सनातन का वो गौरव काल अब वापस लौट कर आ रहा है और हम लोग उसको पुष्पित भी कर रहे हैं, पल्लवित भी कर रहे हैं और नए नए संदर्भों में, नए नए आयामों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने महाकाल लोक का एग्जाम्पल बताया कि कैसे उज्जैन की पूरी अर्थव्यवस्था महाकाल लोक के बनने के बाद बदल गई है। दरअसल मंदिर में आकर आप दर्शन करके चले जाएं, ये तो श्रद्धा की बात है। भगवान जब आपको आदेश देते हैं आपको हाजिरी लगाकर जाना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास आप कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं ये भी देखने वाली बात होती है। उन होटल जिनके अंदर आप खाते हैं, वो प्रसाद जो आप लेते हैं, वो पुजारी जो आपको पूजा करवाते हैं, वो गाड़ी जिसका इस्तेमाल करके आप घूमते हैं, वो होटल जिसके अंदर आप रुकते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप लेते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत आर्थिक उत्थान के लिए होती है। मैं महाकुंभ का एग्जाम्पल दूंगा। इतने सारे लोग, इतने करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग किसी दुनिया में एक साथ जो है घूमे ही नहीं होंगे आज तक। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने लोग आए, आकर चुपचाप चले गए, सैकड़ों किलोमीटर का जाम लगा, लोग कई किलोमीटर पैदल चले, लोग नंगे पांव पैदल चले, लोगों ने रात भर स्नान किया, लेकिन किसी के मुंह पर एक कंप्लेन नहीं थी। तो ये बताता है कि हम अपनी पुरानी चेतना को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंग्रेजी विद्वान ने पूछा था, पंडित मदन मोहन मालवीय से, महामना से पूछा उन्होंने कि ये आप इतने सारे लोग कुंभ के अंदर इकट्ठे कर लेते हैं, बोले इसके लिए आप कितना विज्ञापन करते हैं, है ना। ये सवाल उनसे कई सालों पहले पूछा गया। तो उन्होंने दिखाया पंचांग और कहा ये 2 रुपए का पंचांग है, ये तारीख तय कर देता है। लाखों लोग अपनी तरफ से चल के आ जाते हैं, पूजा करते हैं, स्नान करते हैं और वापस चले जाते हैं। ऐसे ही जो है, लेकिन इस बार बहुत कुछ नया था। डिजिटल कुंभ था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का आकर्षण था, स्टीव जॉब्स की पत्नी यहाँ पर आके गई, बड़े बड़े जितने हमारे यहाँ के उद्योगपति परिवार हैं वो आए, और उद्योग राजा से लेकर रंक तक, यानी राजा से लेकर जो असली राजा है हमारी आम जनता तक, वो वहाँ पर गई, होकर आई और उसने उस बात को एंजॉय किया। इसी तरह से आप देखिए, इसी से जुड़ी हुई है अयोध्या की इकोनॉमी, इसी से जुड़ी है काशी की इकोनॉमी। हम कितना टैक्स भरते हैं, मेरे ख्याल से 350 या 400 करोड़ तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अभी तक जीएसटी भरा होगा। और आप सोच रहे होंगे जब इतना जीएसटी भरा होगा तो वहाँ पर किस तरह का व्यापार हुआ होगा। और अभी आप महाकुंभ की अगर बात करें तो 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी का कारोबार वहाँ पर हुआ है। लोग लखपति और करोड़पति नाव चलाने और मैगी बेचने पे और चाय बेचने पर वहाँ पर बने हैं। तो ये भी बताता है कि हमारा सामर्थ्य क्या है। और प्रधानमंत्री मोदी एक बात कहते हैं ना कि ये मेरा खुद का सामर्थ्य नहीं, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सामर्थ्य है। तो हमारी जनसंख्या जो है, जिसके बारे में हम कई बार सवाल भी उठाते हैं कि क्यों हम कंट्रोल इसको क्यों नहीं करते, लेकिन एक तरह से हमारा सामर्थ्य भी है, क्योंकि इतना बड़ा एस्पायरिंग मिडिल क्लास दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही सर आपने। और आपको 3 दशक हो गए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। देश के, दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बहुत सारे बदलाव आपने देख लिए हैं। और अब एक नई पीढ़ी भी मीडिया की आ रही है,
तो आपके जो ये 3 दशकों के अनुभव है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है आज भी मेरे लिए पहला दिन है, और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि रोज़ जो दिन होता है वो एक नया दिन होता है। आपको दिन के लिए शुरू से तैयार होना होता है, फिर उसके लिए संघर्ष करना होता है, और शाम को सोचना होता है कि मेरा दिन कैसे गया, लेकिन साथ में ये भी सोचना होता है कि अगला दिन कैसा जाएगा। तो एक पत्रकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदले। मैंने भी समय समय पर अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की है। मैं और संदीप भाई आज आपके पिताजी बात कर रहे थे कि एक ज़माना वो था जब हम लोग फ़्लाइट से कैसेट्स भेजा करते थे, वो कैसेट्स दिल्ली जाती थी, फिर वहाँ से स्टोरी एडिट होती थी। अब तो मोबाइल पे सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने कई सारी चीज़ों को बदला है, और मुझे लगता है समय के साथ टेक्नोलॉजी के इस अनुभव से हमको भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 32 साल के मेरे अनुभव के दौरान मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि मैंने दुनिया की हर तरह की परिस्थिति का सामना भी किया है, और वो सामना मैंने ग्राउंड जीरो पर किया है। चाहे वो 9/11 हो, जो अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था 2001 के अंदर, चाहे वो भारत संसद का अटैक हो, मेरे पीछे गोलियां चल रही थी, मैं उसके सामने खड़ा हुआ था, चाहे वो 26/11 में थी। मेरी एक तस्वीर है जब मैं ताज होटल के सामने लेटा हुआ वहाँ से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। तो वो तस्वीर मुझे याद दिलाती है कि भारत के लिए वो किस तरह के दिन थे और किस तरह की परिस्थितियाँ थी। लेकिन आज जब देखता हूँ कि भारत एक नए रिजिलियंस की तरफ बढ़ रहा है, एक नए पथ की तरफ बढ़ रहा है, तो एक पत्रकार के तौर पर अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि पत्रकार के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सही को सही और गलत को गलत कहें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सवाल पूछें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तारीफ़ भी करें। तो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए रखने की अमृता कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही आपने। और मैं भी आपको बचपन से देखते आ रही हूँ, बहुत सारे। तो आपने ये कह दिया कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ज़्यादातर यही लोग बोलते हैं कि मैं तो आपको बचपन से देख रहा हूँ, और ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जिनके दांत निकल चुके हैं, जिनके जो है बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वही बोलते हैं कि सर मैं तो आपको बचपन से देख रहा हूँ। अभी हाल ही में बांसुरी स्वराज मुझे मिली, मैं और मेरी वाइफ अनुसुईया साथ में थे। शिवराज सिंह जी की बेटे की, शायद दोनों बेटों की शादी का रिसेप्शन था, तो उन्होंने मुझे यही बोला। तो मैंने बोला या तो मैं बहुत ज़्यादा उम्र दराज हो गया हूँ, लेकिन मेरी बहुत उम्र हुई नहीं है, मैं 55 का भी नहीं हुआ हूँ, और मेरा दिल अभी भी बचपन का ही है। नहीं बिल्कुल, और हम आपको देख के समझ भी पाते हैं कि जिस तरह से आज भी आप पूरे जी विशा से लगे रहते हैं, और देखते हैं कि कितनी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी आपने एक अपना स्टैंड रखा है, अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाया है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और उसमें यही मैं जानना चाहूँगी, जो मैं कह रही थी कि हमेशा से मैं आपको देखते आ रही हूँ, तो पत्रकार का जो एक जीवन है वो आई थिंक 24/7 एक न्यूज़ का जीवन है। तो कैसे घर में, परिवार में और काम में सामंजस्य बिठाते हैं, जो आजकल का एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि कई सारी परिस्थितियां आई होंगी कि परिवार के कारण करियर के कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ी होंगी, या किसी न किसी रिपोर्टिंग के कारण परिवार की कुछ चीज़ें छूटी होंगी। तो कैसे मैनेज करते हैं ये वर्क लाइफ बैलेंस को आप? वर्क लाइफ बैलेंस पत्रकार के तौर पर जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप 24/7 न्यूज़ रूम के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हर ब्रेकिंग न्यूज़ होती है और आपको सड़क पे जाके खड़े हो जाना है या स्टूडियो के अंदर जाके खड़ा हो जाना, तो बहुत मुश्किल होता है। मुझे 2012 के इलेक्शंस याद हैं। 2011 में मेरी बेटी आलूकिता पैदा हुई और 2012 में वो चलना सीख रही थी। मैं लगातार 80 दिन दिल्ली से बाहर था और मैं एक शहर जाता था, वहाँ पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री का शो एक स्टार न्यूज़ के लिए करता था और उसके बाद अगले शहर में चला जाता था। तो ऐसे 80 दिन में मैंने 80 शहर उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के घूमे। और आपको पता है उत्तर प्रदेश दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए इतना बड़ा है। तो मैंने ये देखा कि जब मैं गया था तो वो चल नहीं पा रही थी और जब मैं वापस लौटा, जब मैंने देखा तो वो चल पा रही थी। तो कुछ दिन उसने मुझे पहचानना भी बंद कर दिया। तो यही मैं अमृता बताना चाहता हूँ कि बैलेंसिंग में कई तरह की दिक्कत आती है और मैं इस बात के लिए किसी से माफ़ी मांगूं या मैं ये कहूँ कि मैंने काम को ही हमेशा प्राथमिकता दी है।
कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कई चीज़ों के अंदर बैलेंस नहीं बिठा पाया, लेकिन फिर भी वर्क इज़ वर्शिप कहा जाता है, काम ही पूजा है, और मेरे लिए वही पूजा है, वो वाली पूजा नहीं। जी बिल्कुल। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जैसे आज की युवा पीढ़ी में से कई लोग अगर जर्नलिज्म में आना चाहते हैं और डिजिटल युग है, पल पल खबरें लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि तुरंत जानकारी मिले, तुरंत पता चले, तो उन्हें क्या सलाह देंगे आप कि कैसे वो एक अच्छी पत्रकारिता भी कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित भी बनाए रख सकें? मेरा ये कहना है कि हमको समझना होगा कि जीवन के अंदर संतुलन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस दौर में बढ़े हुए, हमने अपना काम करना शुरू किया, तब लाइफ के अंदर इतनी जिसको ये कहते हैं ना कि ओपननेस नहीं थी और जी। इतनी जानकारियाँ नहीं थी। आज जी। आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास मोबाइल के अंदर आपकी पूरी दुनिया सिमट के रह गई है, आज आप हर तरह की जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों के टाइम तो क्या होता था, संदीप भाई आपके पिताजी और मेरे टाइम पे, कि हम लोग अखबारों के जो लाइब्रेरीज थे उसके अंदर जाते थे, आर्टिकल की फ़ोटोकॉपी लेते थे, फिर उसके आधार पर अपना रिसर्च करते थे। आज तो एक आप जी पैड पे चैट जीपीटी पे करिए या जी। मेटा पे करिए या फिर आप नए ग्रोक पे कर दीजिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी निकल के सामने आ जाएगी। तो हमने उन परिस्थितियों के अंदर काम किया है, लेकिन आज आपका जानकारी बहुत है, आज आपके पास अपने आप को अपडेट रखने के तरीके बहुत हैं। आपको नई चीज़ों को सीखना होगा, आपको बहुत पढ़ना होगा, आपको अपने विषय पर महारत हासिल करनी होगी, आपको अपने विषय का विश्लेषण करना सीखना होगा। और जो भी पत्रकार बनना चाहे, मैं उसको कहूँगा ये 24/7 का प्रोफेशन है, ये 9 to 5 का प्रोफेशन नहीं है। और जब आपके दिल में एक आग जलती हो या आप में खुद के अंदर एक पैशन हो, तभी आप पत्रकारिता में आएँ, वरना 9 to 5 का कोई दूसरा काम कर लें। जी बिल्कुल। निश्चित तौर पे आपके अनुभवों से जो भी हमें सुन रहे होंगे उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी, समझ पाएंगे कि कितना एक पैशन का काम है, और जैसा आपने कहा कि मन में अगर आग है तो वो उसको पूरी तरह से निभा सकते हैं इस फील्ड में। हमने आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते भी देखा है अपने जीवन के साथ, बहुत तरह के आपने बदलाव भी लाए हैं, नई नई चीज़ें ट्राई भी करी हैं। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभी आगे और क्या प्लान है और क्या बाकी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप? मुझे तो ये लगता है कि ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। एक बार मैं अमिताभ बच्चन जी से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि आपकी जीवन में आपको सबसे बेहतर और सबसे अच्छा किरदार आपका कौन सा लगता है? तो आप जितने भी हीरो से पूछेंगे, चाहे वो अक्षय हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो अमित जी हो, वो सब ये कहेंगे कि मुझे लगता है कि मेरा अच्छा काम तो आना भी बाकी है। तो मुझे भी लगता है कि शायद कुछ और अच्छा होगा, शायद कुछ और नई चीज़ें आएंगी, शायद कुछ और ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जिससे आप लोगों के मन मस्तिष्क में एक बार फिर से छा जाएंगे। तो मुझे भी लगता है कि कुछ अच्छा करने की इच्छा मन के अंदर बनी रहनी चाहिए, यही इच्छा मेरे अंदर है। हाँ, मैंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए हैं। मैंने खली के साथ कुश्ती लड़ी है, मैंने शाइना मेहरबान का इंटरव्यू करते हुए उसके साथ बैडमिंटन खेला है, मैंने राखी सावंत के साथ भी बहुत तमाशा जर्नलिज्म किया है। मैं एक बार एस्ट्रोनॉट के कपड़े पहन के चंद्रयान पे भी होके आ गया हूँ, और मेरे बारे में जोक भी चला है कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर पहुँचे, जब एसएमएस होता था, और मेरे बारे में आज से लगभग 25 साल पहले ये जोक चलता था कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुँचे तो उन्होंने एक आदमी को कैमरा लिए खड़े देखा और उनसे पूछा गया आप कौन? तो बोले कि कैमरामैन संतोष के साथ मैं दीपक चौरसिया। तो अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स जब वापस आई अंतरिक्ष से, तब भी मेरे बारे में एक जोक बना। वो ये बना कि सुनीता विलियम्स जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके बेड के नीचे एक रिपोर्टर घुसा पड़ा है, और वो रिपोर्टर कौन है? तो सुनीता विलियम्स, और उनके डॉक्टर्स को मालूम पड़ा कि वो दीपक चौरसिया थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चाहे वो नील आर्मस्ट्रांग हो, चाहे वो कल्पना चावला हो, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं उस दिन एंकर कर रहा था जिस दिन उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। मुझे लगा था कि मैं बहुत कोई शुभ समाचार दूंगा कि कल्पना चावला इस दुनिया में वापस आ गई हैं, लेकिन मैं बहुत निराश हुआ था कि उस दिन मैंने उनके कोलंबिया शटल हादसे के बारे में खबर पढ़नी पड़ी थी। लेकिन सुनीता विलियम्स के आने के बाद मैंने रात भर वो पूरा का पूरा लाइव चेक कर देखा था, और मैं बस प्रे कर रहा था उंगलियां पकड़ के कि सुनीता विलियम्स किसी तरह से वापस आ जाए, किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि नील आर्मस्ट्रांग से लेकर कल्पना चावला से लेकर सुनीता विलियम्स तक लोगों को गुदगुदाने के लिए आज भी कहीं ना कहीं मेरे नाम का इस्तेमाल हो रहा हो। वैसे मेरे बारे में जोक्स कई लोगों ने बनाए, राजू श्रीवास्तव ने बनाए, कपिल शर्मा ने बनाए, बहुत लोगों ने बताए। तो जीवन के अनुभव है, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें दे जाते हैं, अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल। और
इतने सारे अनुभव आपको हुए ही हैं, तो इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह की कुछ ख्वाहिशें भी आपकी होंगी कि जो भी बाकी हैं, तो हम आपकी कुछ ख्वाहिशें भी ज़रूर जानना चाहेंगे हाँ, मैं कि क्या चाहता बाकी था है। मैं चाहता था जब हम चाँद पे जाने के लिए हमने कदम बढ़ाया कि मैं चाँद पे प्रॉपर्टी डीलिंग करूं, लेकिन वो काम अब दूसरे लोग कर चुके हैं क्योंकि चाँद पे जी। प्रॉपर्टी के प्लॉट्स कट चुके हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाँद पर प्रॉपर्टी के प्लॉट्स खरीद के रखे हुए हैं। जी। तो अब तो जो है मंगल पर जीवन की खोज हो रही है, मंगल पर पानी की खोज हो रही है। तो अगर मैं चाँद पे नहीं कर पाया तो मंगल ग्रह पे प्रॉपर्टी डीलिंग कर लूँगा, यही मेरी एक ख्वाहिश है जी, जिसको मैं बिल्कुल। पूरा होते हुए देखना चाहूँगा। जी। और एक और चीज़ जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मतलब जो बहुत ही शॉकिंग कहूँगी हम लोग के लिए थी कि आप जैसे गंभीर पत्रकार को बिग बॉस जैसे शो में देखना, ये बहुत लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक वाला सीन था। तो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये बिग बॉस में जाने की आपकी मतलब आपने जो ये कदम उठाए कैसे हुआ? एक्चुअली कहते हैं ना, उड़ते तीर अपने में भर लेना मेरी पुरानी आदत है। तो बिग बॉस में मैंने उड़ता तीर ही भरा था, उड़ता तीर अपने ऊपर लगा लिया था। मैं उड़ते तीर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने एक स्टोरी की थी धीरूभाई अंबानी पर। जब वो ठीक हुए थे तब वो अपने परिवार के साथ एक, हमारे यहाँ ना हम मान्यता लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मैं भगवान को ये, तो उन्होंने मान्यता ली थी जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं अपने गाँव को भोजन कराऊंगा। तो मैंने उस तरह की स्टोरी से लेके नरसिम्हा राव की 5 पीढ़ियों को कैमरे पर लाना, ये सब से लेके कई अलग अलग तरह की स्टोरी की है। खली का मैंने आप बताया, खली के साथ मैंने रिंग में कुश्ती लड़ी। तो मैं अलग अलग तरह के प्रयोग अपने लाइफ के अंदर करता रहा हूँ और मैंने इस तरह का तमाशा जर्नलिज्म बहुत किया। तो मुझे लगा कि इससे जुड़ा सबसे बड़ा शो कौन सा हो सकता है, तो उसका नाम आता है बिग बॉस। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं ना, अटल जी ने एक बार कहा था, उनसे बहुत बार पूछा गया आगरा समिट के दौरान कि भाई आप क्यों गए अब परवेज़ मुशर्रफ से मिलने, अभी तो हमारा करगिल युद्ध हुआ था। तो आप पता नहीं दिल्ली ट्रेन से गई कि नहीं गई है कभी। ट्रेन से अगर दिल्ली गई हैं तो आप ट्रेन में जब जाती हैं ना तो वहाँ लिखा रहता है साइड के अंदर, रिश्ते ही रिश्ते, लिखे या मिले। तो हमने सोचा बिग बॉस से रिश्ता बना के तो देख ले। एक बार उनका फ़ोन आया तो मैंने बोला मिल के देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं। चला गया मैं बिग बॉस में। हाँ, मेरी बड़ी आलोचना हुई, जो सीरियस पत्रकार थे उन्होंने बोला पत्रकारिता का नाम डुबो दिया। लेकिन ठीक है, लाइफ में हर तरह का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए और मैंने बिग बॉस से बहुत कुछ सीखा भी है। आपको आप ये सोच रहे होंगे वहाँ से कोई क्या सीख सकता है, तो मैं उस सवाल का ही जवाब दे दूँ। जब कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है ना, वहाँ पे खाने की बड़ी कम होती थी। जब जो चीज़ आपके पास नहीं होती है तो आप उसका महत्व तो बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो बिग बॉस में इस बात का महत्व समझे कि आपके साथ कंपेनियनशिप या आपके साथ साथी होना किस तरीके से ज़रूरी है। बिग बॉस में आप ये समझे कि जिन रोटी के निवालों को आप छोड़ दिया करते थे और माँ को कह दिया करते थे या घर वालों को कह दिया करते थे नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं और एक सेब की कीमत क्या होती है, ये बिग बॉस ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। जी। तो कैसा रहा आपका ओवरऑल अनुभव वहाँ का? क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको? मुझे सबसे ज़्यादा ये अनुभव लगा कि आप जिन चीज़ों के बारे में दिन भर रोते रहते हैं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, जब उस कमरे के अंदर बैठते हैं ना तो आपको ज़िंदगी की हकीकत समझ आती है कि ज़िंदगी में अगर आप एक दिन कभी अकेले हो गए, हालांकि वहाँ ज़्यादातर झगड़े होते थे, लेकिन मैं उन झगड़ों को सुलटाने के लिए जो है मुझे एक वहाँ अवार्ड दे गया था बेड ताज बादशाह, क्योंकि मैं उस वक्त बेड पे था। मेरा एक बड़ा ही रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था और लोगों ने मुझे कहा कि मत जाओ यार, इस टाइम पे तो मत जाओ, अपने रिहैब पर ध्यान दो। मैं 30 दिन यही रिहैब करूँगा, देखता हूँ कि किस तरीके से हो सकता है। तो अब देखिए मैं कितना वाइल्ड आदमी हूँ, मेरी बेटी उतनी ही वाइल्ड है। मेरी छोटी बेटी ने वहाँ पर जाते हुए कहा कि मुझे बस इस बात का डर लग रहा है कि बाबा कोई चक्कर ना चला ले यहाँ पे। जी, तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी जो एपिसोड था फर्स्ट, उसमें आपकी वाइफ एंड दोनों बेटियां भी थी और उसमें उन्होंने ये कहा था। नहीं, मैंने चक्कर नहीं चलाया ये भी बता देता हूँ। जी बिल्कुल। कई लोगों ने वैसे जाने से पहले जैसे आपने बताया भी कि रोका था, बहुत ज्यादा प्रेशर भी होगा कि नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, या एक्चुअली क्या था कि मैं उस देखिए मैं अगर किसी चैनल के साथ जुड़ा हुआ होता तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रिक्ट होते हैं कि तब तो मैं बिग बॉस जा नहीं पाता। उस टाइम पे ऐसा कुछ संयोग हुआ या भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मेरा जी से कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त खत्म हुआ था
जी। लोकसभा इलेक्शन खत्म हुए थे, लोकसभा इलेक्शन में जो है आपने देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई। मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए और मैं बेड पर ही था, तो मैंने सोचा घर में बेड पर रहना, इससे अच्छा बिग बॉस के कैमरे पर। आपको पता है कितने कैमरे होते हैं? लगभग वहाँ पे 200 कैमरे होते हैं, CCTV कैमरे को मिलाकर, और वो 24 घंटे आपके पीछे रहते हैं। यानी आप सोचिए कितनी बारीकी से आप पे नज़र रखी जाती है। तो मैंने सोचा कि एक बार 200 कैमरे के सामने 24 घंटे और 30 दिन रह के देखा जाए कि आपकी क्या क्या बातें पकड़ी जाती है। अच्छी बातें में पकड़ा कहीं नहीं गया। जी, ये भी एक अलग तरह का अनुभव रहा आपका। अब आगे क्या आपके नए विचार हैं, क्या नया प्लान कर रहे हैं? अमृता, एक सीरियस बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में जो कुछ कमाया वो मैं चाहता हूँ कि दूसरी जनरेशन समझे, जी। समय का महत्व समझे, ये समझे कि लाइफ में हेल्थ का कितना महत्व है, ये समझे कि लाइफ में अगर आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनना है तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी और क्या क्या करना होगा। तो मेरे जीवन के जितने भी अनुभव हैं और मैंने ज़िंदगी में जितनी भी बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग की है, उसके आधार पर मैं एक किताब लिख रहा हूँ। और मैं 2000 मेरे ख्याल से 5-6 तक उसको लिख चुका हूँ, 1992 से। अच्छा। 92 से 2005-6 तक लिख चुका हूँ, लेकिन काम बाकी है, 20 साल अभी भी बाकी हैं। तो मैं उनको धीरे धीरे पेन डाउन कर रहा हूँ। किताब का शीर्षक मैंने सोचा है और मैं आपके दस्तक के दर्शकों से कहूँगा कि आपका कोई सुझाव है वो भी आप बताइए, आप मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकती हैं। मैंने किताब का नाम अभी तक सोचा है आधे सफ़र की पूरी कहानी, क्योंकि सफ़र तो अभी चालू है। जी। तो अब तक की जितनी कहानी है उतनी सुना पाऊँ, क्योंकि कई सारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि 3 बार कुछ मिलीमीटर या सेकंड के कुछ भाग से मैं ज़िंदगी और मौत के बीच खड़ा था और मैं उससे बच के निकल के आया। तो वो सब चीज़ें मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे दुनिया को बदलते देखा है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पिछले 3 दशक में कहाँ पे हम खड़े थे और आज कहाँ पर हम आ गए। टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के मामले में, भारत के सुपर पावर बनने के मामले में, दुनिया के एक बदलते स्वरूप के मामले में। और मैंने स्पोर्ट्स से लेके डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से लेके पॉलिटिक्स से लेके सोशल से लेके फिल्में सब कवर की हैं। तो मैं उसका एक इंद्रधनुष भी बनाना चाहता हूँ, 7 रंग उसमें दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपकी किताब का। और निश्चित तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसके लिए खजाने से कम नहीं होगी ये अनुभव की जो एक पिटारा आप लेकर आने वाले हैं। और एक लाइट नोट पे मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, आजकल हम देख रहे हैं आप बहुत ही अलग अलग हेयर स्टाइल्स में नज़र आ रहे हैं। इसके नहीं पीछे नहीं, क्या अलग अलग हेयर स्टाइल नहीं है। मैं बिग बॉस में एक हेयर स्टाइल रख रहा था और जब मैंने जी ज्वाइन किया था तब मेरी हेयर स्टाइल वहाँ के स्टाइलिस्ट ने बदल दी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा व्यक्तिगत तौर पे कि मुझे वो हेयर स्टाइल सूट नहीं की, मेरे को फिज़िकल और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैं मेरे को अंबिका पिल्ले ने जो 2002 के अंदर हेयर स्टाइल दी थी उस पर मैं वापस आ गया हूँ। अंबिका पिल्ले इस देश की जानी मानी हेयर स्टाइलिस्ट है, कई सारे हीरो हीरोइंस का मेकअप करती हैं, उनमें से एक लंगूर का भी मेकअप उन्होंने किया था, मेकओवर किया था। तो अब जो है मैं वापस पुरानी उस हेयर स्टाइल पर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा लोगों से कि ज़िंदगी में जो है आपको हर तरह के अनुभव मिलते हैं। एक शेर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा और उससे लोगों को समझाना चाहूँगा कि आपको ज़िंदगी में किस तरह के लोगों की कदर करनी चाहिए। वो एक शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे लेकिन, मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे लेकिन, सोचता हूँ कि आए थे मुझे उठाने कितने। आपको गिराने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन आपको उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो जो लोग आपको उठाने की कोशिश करें या जो आपको मदद का हाथ बढ़ाएं उनको कभी मत दुत्कारिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, इस बात को देखें, इस बात को महसूस करें कि, और इस बात के बारे में आत्मविश्लेषण भी करें कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। शायद जीवन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जी, बहुत ही सही लेकिन बहुत ही गंभीर बात कही आपने, जो समझने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गंभीर चर्चा के उसमें ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल हमने चर्चा भी करी थी कि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल युग है, और इसके कारण हर कोई अपने आप को थोड़ा पत्रकार भी समझने लगा है। और जो युवा हैं वो भी आजकल सोशल मीडिया से छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू न्यूज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसे इस दौर में पारंपरिक पत्रकारिता को आप कहाँ पर देखते हैं कि उसका क्या भविष्य है
और हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से आपका कितना जुड़ाव है, क्या रिश्ता है? मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं लेट सोशल मीडिया शुरू किया, जी। लेकिन ठीक है, अच्छी सिचुएशन पे हूँ। ट्विटर पे तो मैं ए लिस्टर्स में से हूँ। जी। मेरे सोशल मीडिया पे अराउंड 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स, इंस्टा वगैरह मिला ले तो। जी। और आजकल मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, और पहले मुझे लगता था कि एक सक्रिय पत्रकार का यूट्यूब पे क्या काम, लेकिन जी। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंसान को आना चाहिए। जी। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों के बारे में कहूँगा, ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से चलती है। यानी ककड़ी खरबूजे ककड़ी चाकू पे गिरेगी तो ककड़ी ही कटेगी, और चाकू पे ककड़ी गिरी तो भी ककड़ी ही कटेगी, चाकू नहीं कटने वाला। तो सोशल मीडिया और जो मीडिया है वो कमोवेश इसी तरीके का है। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है क्या है, किसी को हंसा देना। जी। और सोशल मीडिया वो काफ़ी अच्छी तरह से करता है। दिमाग बहुत चलता है वहाँ पे लोगों का, जी। लोग बहुत वायरल होते हैं और बहुत फ़नी चीज़ें डालते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा इंस्पायर करता है। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ उसको करने की। यूट्यूब पे तो अब मैं काफ़ी रोज़ कम से कम 8:30 बजे रोज़ एक बार लाइव आता हूँ, या कम जी। से कम 1-2 वीडियो डालता हूँ। तो आने वाले समय में थोड़े फॉलोअर्स बढ़ेंगे। उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी के जो अनुभव है ना, जैसे मैंने आधे सफ़र की पूरी कहानी बताया, जी। वो उन तमाम अनुभवों को विस्तार से बताऊंगा। मैंने बहुत एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरते हुए देखा है। मैंने दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन देखे। मैंने कैश फॉर वोट होते हुए देखा है संसद के अंदर, कि संसद में नोट लहराए गए। मैंने वो दिन भी देखा है। और मैंने वो दिन भी देखा है जिस दिन संसद के अंदर गोली चल रही थी। और मैंने वो दिन भी देखा है जब जो है सीताराम केसरी के हटाने के बाद एच डी देवेगौड़ा, जिनको ओल्ड मैन इन हरी उस टाइम पे कहा गया, सीताराम केसरी को देवेगौड़ा ने नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने बहुत परिवर्तन देखे हैं भारत की राजनीति के अंदर। और मैंने नरेंद्र मोदी का 10 साल का, मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखा, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल देखा, और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देख रहा हूँ। तो डाइवर्स एक्सपीरियंस है। जी। तो मैं उसको लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। उसकी बहुत सारी हंसने गुदगुदाने वाले और रंगीन किस्से हैं, वो लोगों को सुनाऊंगा। जी बिल्कुल, हमें इंतज़ार रहेगा आपके इन अनुभवों को जानने का। और अंत में रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आपके अनुभवों से क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे यहाँ की युवा पीढ़ी को, यहाँ के लोगों को, कि कैसे वो इस डिजिटल युग में एक सही राह भी चुने, सही खबर, भ्रामक खबर, इसमें अंतर भी कर पाए, और अगर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो क्या सुझाव आप देंगे उन्हें? पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा, 24 घंटे मेहनत करें, 24 घंटे 7 दिन मेहनत करें, 365 दिन साल के जो है मेहनत करें, तभी आप पत्रकारिता के अंदर एक्सेल कर पाएंगे। और जहाँ तक आपने फेक न्यूज़ की बात कही है, तो जैसे ही आप अपने अनुभव को बढ़ाएंगे, जैसे ही आप अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा कि जो हमें बताया जा रहा है वो कितना सच है और कितना गलत है। और आजकल तो इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे फैक्ट चेकर हैं। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि कई सारे फैक्ट चेकर, उनमें बहुत बड़े फ्रॉड हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर बात करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी सही जानकारी चाहता है, तो मैं नहीं मानता कि सोशल मीडिया पर सही जानकारी उसे चाहिए और उसे न मिल जाए। अगर उसे ठीक से खोजना आता है तो टेक्नोलॉजी को समझना भी चाहिए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी आना चाहिए, और सही अप्रोच और सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तभी हम सार्थक एक पहल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और हमारे श्रोताओं से इतनी सारी अच्छी जानकारियां साझा की। रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में आने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो मैं यही कहूँगा अमृता, सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। बिल्कुल।